दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा है और आप सभी का हमारे अपने चैनल लर्न एंड फ्लोरिश पे हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर 7 हम कर रहे थे, उसमें आधा पार्ट हो गया था, आधा आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमें पढ़ना है 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं रोडवेज से। रोडवेज जैसा आपको नाम से ही लग रहा है कि ये जो रास्ता है ये हम सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रांसपोर्ट का मीडियम यूज़ करते हैं वो रोडवेज ही यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस आर रोड्स। हमें अपने घर से जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस तक के लिए जाना होता है तो हम रोडवेज ही से जाते हैं। हम कोई ट्रेन नहीं पकड़ते, हम कोई एयरप्लेन नहीं करते, है ना। तो रोडवेज एक ऐसा मीडियम है ट्रांसपोर्ट का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब जो हमारी रोड हैं ये मेटल्ड भी हो सकती हैं और अनमेटल्ड भी हो सकती हैं। मेटल्ड मतलब क्या, पक्की जैसे सड़कों की होती हैं, और अनमेटल्ड क्या, कच्ची। अगर आप गांव गए हों या आप किसी छोटे कस्बे वगैरह से गुजरे हों तो आप देखेंगे कि वहाँ की सड़कें कैसी होती हैं, कच्ची होती हैं, आड़ी तिरछी होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है ना। और बरसात में पानी भर जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो रोड्स को इन्होंने दो पार्ट्स में बताया कि मेटल हो सकती है या फिर अनमेटल हो सकती है। आगे देखते हैं। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। जो प्लेन्स हैं मतलब जो समतल जो भूमि है, समतल जो एरियाज़ हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों की बात अगर हम ना करें तो जो हमारा उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे जो है कि रोड्स का काफ़ी ज़्यादा एक डेंस नेटवर्क है, क्योंकि पहाड़ों को काट करके रोड बनाना डिफ़िकल्ट होता है। तो कंपैरेटिवली समतल एरिया में, मैदानी उत्तर भारत में मैदानी भाग में रोड का हमें अच्छा खासा नेटवर्क मिलता है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से। आगे देखते हैं। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ट इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं जैसे कि डेजर्ट हो गया, रेगिस्तान हो गया, या जंगल हो गया, हाई माउंटेन्स पे ट्रेन्स पे रोड नहीं है। डेफिनेटली वहाँ पे रोड हैं, लेकिन जितना डेंस नेटवर्क यहाँ पे हमारे उत्तर भारत में उतना अदर जियोग्राफिकल एरियाज़ में उतना नहीं है, राइट। आगे हम देखते हैं। मनाली लेह हाईवे की बात की है जो कि बहुत ही पॉपुलर हाईवे है और सभी लोग यहाँ पे जाना चाहते होंगे ना कि हाँ एक बार हम सबका सबका एक बार रहता है कि हाँ हमें अपने दोस्तों के साथ बाइक राइडिंग पे जाना है ना, मनाली घूमेंगे। तो ये मनाली लेह उसी हाईवे की बात हो रही है। इन द हिमालयन माउंटेन्स इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। तो ये जो मनाली लेह है ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है। तो ये जो है कि हिमालय माउंटेन्स में सबसे हाईएस्ट रोडवे है ये, ठीक है। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज या अंडरपाथ्स। देखो जो रोड हैं हम ऊपर नॉर्मल देखते हैं वो रोड उनको बोलते हैं रोडवेज, लेकिन जो अंडरग्राउंड होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको सबवेज बोलेंगे या फिर अंडरपाथ्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक फ्लाईओवर भी आपने सुना होगा। फ्लाईओवर्स क्या होते हैं, आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर्स। जैसे ब्रिजेस होते हैं ना वैसे ही फ्लाईओवर्स, ठीक है। तो वो ऊपर उठे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे सड़कें हम जैसे हम नॉर्मल सड़कें देखते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड बन गया तो वो क्या हो गया, सबवेज। और ऊपर उठा हुआ स्ट्रक्चर है तो क्या हो गया, फ्लाईओवर हो गया। आई होप अब क्लियर होगा। कुछ है नहीं इसमें। अब इधर पिक्चर में दिखाया गया है ये गांव की अनमेटल्ड सी रोड। अगर आपने आपको अपना गांव याद आ गया हो, और ये सड़कों की हाईवेज टाइप की मेटल्ड रोड है ना। ठीक है, चलो क्या है पूछ रहे हैं। डू यू नो what do I know? The train from Jinping to Lhasa runs at an altitude of 4,000 meter above sea level and the highest point is 5,072 मीटर। मतलब 5,000 मीटर की ऊंचाई पर ये ट्रेन जो है कि चलती है जिंगजिंग टू लहासा से। तो मतलब जिंगजिंग चाइना में है टू लहासा तिब्बत तक, ठीक है ना। और ये 5,000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर एक ट्रेन चल रही है। अब हम रेलवेज़ की बात करते हैं। रोडवेज़ हो गया, नाउ रेलवेज़। रेलवेज़ कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। देखो रेलवे सबसे सस्ता माध्यम, नॉट सबसे सस्ता माध्यम, लेकिन हमारे लोगों के आने जाने के लिए एक सस्ता माध्यम हम कह सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रेन कितनी लंबी होती है, तो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल एक साथ जा सकते हैं ट्रेन में। और इसके अलावा हम हैवी गुड्स और जो है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गुड्स को भी पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा वो मालगाड़ी होती है, साथ साथ पेट्रोलियम वगैरह भी जा रहा होता है। तो जो पेट्रोलियम वगैरह वाली जो गाड़ियाँ होती हैं ना वो कितनी स्लो, कितनी धीरे धीरे चलती हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि रेलवेज़ के द्वारा हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक
वो भी जल्दी पहुंचा सकते हैं, कम दाम में जल्दी पहुंचा सकते हैं, और साथ साथ हैवी गुड्स को भी जो है कि रेल जो है कि हमारी अच्छे से कैरी करती है और पहुंचा देती है। अब नेक्स्ट है द इन्वेंशन ऑफ द, देखो कभी कभी बीच में स्लिप हो जाना और कभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाना ये हो जाता है, तो फॉर दैट सॉरी। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट में क्या इम्पोर्टेंट रहा है, किस चीज़ की इन्वेंशन ने इसमें एक अच्छा रोल प्ले किया है, अहम रोल प्ले किया है, दैट इज़ द स्टीम इंजन का इन्वेंशन होना, और साथ साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होना, जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लगी, लौह इस्पात कारखाने लगे। तो जब ये सारी चीज़ें बनेंगी तभी तो ना ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनेगा, हमारा लोहे का उत्पादन होगा, या फिर अगर पेट्रोलियम अच्छे से निकलेगा, डीजल अच्छे से निकलेगा, कोयला अच्छे से निकलेगा, तो तभी तो हमारी इंडस्ट्रीज़ वर्क करेंगी ना। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के डेवलपमेंट से ही रेल ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन्स। पहले स्टीम इंजन्स चलते थे, है ना। वो गदर मूवी देखी ना, वो लास्ट सीन सनी देओल वो कोयला डाल रहा है तब गाड़ी चल रही है ना। तो पहले ऐसे इंजन होते थे, अभी क्या है, अभी डीजल से चलते हैं, अभी इलेक्ट्रिक इंजन्स आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों ने रिप्लेस कर दिया है हमारी स्टीम इंजन्स को। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक जर्नी फास्टर। देखो सुपर फास्ट ट्रेन्स बहुत सारी आ रही हैं। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज़। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि प्लेन एरियाज़ में ही जो है कि रोड का नेटवर्क बहुत अच्छा है, क्योंकि प्लेन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन करना इजी होता है कंपैरेटिवली हिली या फिर हिली एरिया में या फॉरेस्ट में, या फिर जहाँ पे थोड़े से प्लेट्यू होते हैं, पठार वगैरह होते हैं, है ना। तो इन अ सेम वे रेलवे का नेटवर्क भी कहाँ पे ज़्यादा बेहतर है, प्लेन एरियाज़ में, समतल एरिया में ज़्यादा मतलब कि डेवलप है अच्छे से, ठीक है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also, but these are much fewer in number। देखो एज आई ऑलवेज, देखो हर चीज़ का जो है कि मतलब एक्सेप्शन होता है। अभी हमने ऊपर भी देखा कि रोडवेज समतल एरिया में है, लेकिन पहाड़ी एरिया में भी है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। इन अ सेम वे ट्रेन्स जो है हमारी, रेलवेज जो है वो समतल मैदानों में ज़्यादा इसका डेंस नेटवर्क है कंपैरेटिवली, हम अगर हिली एरियाज़ की बात करें, ठीक है ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह से वहाँ पे भी पॉसिबल हो पाया है कि हम पहाड़ों को काट करके आज ब्रिजेस बना रहे हैं। और अभी आप देख रहे होंगे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा आर्क ब्रिज बन रहा है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन कंपैरेटिवली उतना डेंस नेटवर्क हम नहीं खड़ा कर पाए जितना कि समतल एरिया में, जितना प्लेन्स में है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, वी ऑल नो, और इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। आई थिंक सबसे बड़ा रेल नेटवर्क अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वो यूएसए का है, देन सेकेंड नंबर पे चाइना, देन रशिया, देन इंडिया, ऐसा कुछ है। आप गूगल करें, क्योंकि मैंने खुद गूगल किया तो अलग अलग क्या दिखा रहा था, तो मैंने यही देखा। फिलहाल यूएसए नंबर 1 पे ये हर जगह दिखा रहा है। The Trans-Siberian Railway is the longest railway system connecting St. Petersburg in western Russia to Vladivostok on the Pacific coast। तो जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, और वो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे किन दो जगहों को कनेक्ट करता है, तो पीटर्सबर्ग जो कि वेस्टर्न रशिया में है, और व्लादिवोस्तोक जो कि पैसिफिक कोस्ट में, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे वाटरवेज की। अभी हमने रोडवेज देखा, हमने रेलवेज देखा, हम वाटरवेज देखेंगे। तो हमें पता है कि वाटरवेज जो है कि बहुत पहले से ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब भाई अंग्रेज़ यहाँ पे आए, पोर्टुगीज़ यहाँ पे आए, तो सब यहाँ से भर भर के जो यहाँ का सोना चांदी मोतियाँ लेकर गए, वो कैसे गए, वाटरवेज के थ्रू ही तो गए। तब तो कोई पटरी नहीं बिछी थी, तब तो कोई हमारे एयरप्लेन्स नहीं चलते थे ना। तो वाटरवेज के थ्रू जो है कि यहाँ भारत से कई मसाले और ये सारी चीज़ें जाती थी। तो कैसे जाती थी, वाटरवेज के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो वाटरवेज सबसे
पुराना समझ लो कि माध्यम है व्यापार करने का। वॉकरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। एग्जैक्टली, ये जो वॉकरवेज है, जैसे एयरप्लेन से आप लेकर जाओगे तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। वॉकरवेज क्या है, हैवी चीज़ों को, बल्कि चीज़ों को चीपेस्ट एकदम प्राइस पे आप जो है कि वॉकरवेज के थ्रू ले जा सकते हो। और ये दो तरह के होते हैं, एक इनलैंड वॉकरवेज और एक सी रूट्स। दो तरह के हैं, इनलैंड एंड सी रूट्स। तो सबसे पहले हम इनलैंड देखेंगे। नेविगेबल रिवर्स, नेविगेबल रिवर्स मतलब क्या, जहाँ जिसमें नाव वगैरह चल सकती हैं। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वॉकरवेज, मतलब कि हम नदियों और लेक्स, झीलों को यूज़ कर सकते हैं एज अ इनलैंड वाटरवेज। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एक अच्छा एग्जांपल है, और ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स है ना, और उसमें कुछ लेक्स आती हैं, तो ये ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, और नाइल इन अफ्रीका, रिवर नाइल इन अफ्रीका, ये कुछ इनलैंड वाटरवेज का एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं सी रूट्स। सी रूट्स और ओशियानिक रूट्स क्या होते हैं, मोस्टली इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमें कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करनी हो, उसके लिए हम सी रूट्स का यूज़ करते हैं। और ये जो है कि ये जो रूट्स होते हैं, दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स, ये बंदरगाह से कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बंदरगाह हमें दिए गए हैं, सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप। ठीक है ना। तो ये हमें कुछ नाम दिए गए हैं, किसके नाम दिए गए हैं, बंदरगाह, पोर्ट्स के। ये देखो इनलैंड वाटरवेज का हमको दिखाया गया है कि ये कोई एक नदी होगी या कुछ होगा, यहाँ से हम जा रहे हैं और यहाँ पे पहुँच रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ठीक है ना। तो एक देश की सीमा के अंदर हम किसी नदी, किसी लेक का यूज़ करके हम इनलैंड वाटरवेज बनाते हैं, लेकिन जब हम सी का यूज़, समुद्र का यूज़ करते हैं, समुद्र का यूज़ करते हैं, तो हम इंटरनेशनल ट्रेड के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं। ठीक है, होपफुली ये आपको क्लियर होगा। नाउ एयरवेज, एयरवेज मतलब हवाई यात्रा करना। ठीक है, दिस इज़ द फास्टेस्ट वे। हमें पता है बहुत जल्दी पहुंचना होता है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्लेन का यूज़ करते हैं। तो ये फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, और जो कि कब डेवलप हुआ, तो ये डेवलप हुआ है अर्ली 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल के हाई कॉस्ट के कारण ये एक्सपेंसिव भी है। हमको पता है कि अगर आपको कहीं से भी आप ले सकते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें लखनऊ टू दिल्ली, अगर आप कोई ट्रेन करके जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आप कम प्राइस में आप पहुंच जाएंगे, लेकिन वही आपको सेम रूट है, लेकिन आपको प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन आप 2 घंटे में पहुंचेंगे। लखनऊ टू दिल्ली नॉर्मल ट्रेन से आप जाएंगे तो अगर आप एकदम शताब्दी से जा रहे हैं तो 5-6 घंटे, अदरवाइज़ तो मैक्सिमम 10 घंटे तो लग ही जाते हैं। और अगर बात करें एयरवेज से तो आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो डिफरेंस रहता है। अब देखते हैं एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। एग्जैक्टली भैया, ये फॉग, स्टॉर्म्स वगैरह की वजह से ये जो एयर ट्रैफिक है वो इफेक्ट होता है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। येस, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो, जहाँ पे हम अपनी रोड्स, जहाँ पे हम रोड नहीं डेवलप कर पाएँ, जहाँ पे हम रेल की पटरियाँ नहीं बिछा पाएँ, क्योंकि वो एरिया बहुत दूर है, और एक मतलब कह सकते हैं एक बीहड़ इलाका, बीहड़ नहीं कहेंगे सॉरी, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे दुर्गम एरिया है ना, दुर्गम इज़ द राइट वर्ड, दुर्गम एरिया जहाँ पे पहुँचना कठिन है थोड़ा, तो वहाँ पे क्या मीडियम अच्छा होता है, तो वहाँ पे एयरवेज हमारा काम करता है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट inaccessible एरियाज एंड इन टाइम ऑफ कैलमिटीज़ फॉर रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन्स। एग्जैक्टली, आपने अभी रिसेंट देख रहे होंगे इतनी बाढ़ वगैरह आ रही है, तो जब किसी एरिया में बाढ़ वगैरह आती है तो रेस्क्यू के लिए क्या, किस में रोडवेज तो ऑलरेडी वो पानी में जलमग्न होते हैं, है ना, और रेलवेज़ का कोई काम नहीं है, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट मीडियम काम आता है, तो हमारा एयरवेज काम आता है। देखते हैं ना, ऊपर से जो है कि हमारी इंडियन आर्मी के जो जवान होते हैं वो हेलीकॉप्टर्स में से एक रोप निकालते हैं, फिर रोप से लटक करके आते हैं, लोगों को रेस्क्यू करते हैं, और नहीं तो क्या होता है वहीं से लोगों के खाने पीने की सामग्री फेंकी जाती है। तो जब नेशनल कैलमिटीज़ ये सब आ जाती है, नेचुरल कैलमिटीज़, सॉरी नेशनल बोल दिया, नेचुरल कैलमिटीज़ जब आती हैं तो एयरवेज हमारा सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। जब देखो उत्तराखंड में अभी कितना
जो है कि कुछ सालों पहले कितना वहाँ पे तबाही मच गई थी बाढ़ से, तो किसने रेस्क्यू किया? इन्हीं सब मीडियम्स के थ्रू रेस्क्यू होता है, ठीक है ना। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज आई गेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपके सामने नहीं है, लेकिन हमारा और आपका कम्युनिकेशन है किसके थ्रू? इस मोबाइल फ़ोन के थ्रू, इस लैपटॉप के थ्रू, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन क्या है? बात करने का माध्यम एक तरह से। तो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ जस्ट द प्रोसेस बाय विच हम अपना मैसेज दूसरे को पहुंचाते हैं, कन्वे करते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइज्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली पहले कबूतर चिट्ठियाँ लेकर जाता था, है ना, मतलब पहले चिट्ठियों के माध्यम से होता था। कुछ बात कहनी है तो वहाँ चिट्ठी पहुँचेगी तब हमें पता चलेगा। लेकिन अभी क्या है, अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई है तो कम्युनिकेशन जो है कि बहुत तेज़ी से हो जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं, द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। देखो कम्युनिकेशन की में देखो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और कम्युनिकेशन क्या हो गया? बहुत फास्ट हो गया। तो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया, उससे क्या फ़र्क पड़ा? हैज़ ब्रॉट एक एवोल्यूशन आया, किसमें? इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन क्या आया? कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी हमें पहुंच जाती है। कुछ घटना होती नहीं है देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हमें विथ इन मिनट्स वो घटना पता चल जाती है कि नहीं? पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो अगले दिन अखबार में जब खबर छपती थी तभी सभी को सुबह पता चलता था। अभी तो पल पल में हमें खबरें पता चल जाती हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन एक रिवॉल्यूशन हुआ है कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली हम डिफरेंट मोड्स यूज़ करते हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट प्रकार, अलग अलग प्रकार हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है, कम्युनिकेशन के माध्यम के। अब देखो, डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट मोड्स यूज़ करते हैं। एजुकेशन के लिए जैसे कि हम और आप यूज़ कर रहे हैं, आप जिस भी अपने इक्विपमेंट से देख रहे हैं ये वीडियो, तो ये क्या है? एक मीडियम ही तो है कम्युनिकेशन का। एजुकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है एज वेल एज टू एंटरटेन। अगर आप अपने इसी इक्विपमेंट, आप इसी अपने संयंत्र पे जो भी कहते हैं, उस पर अगर आप कोई डांस लगा लें, कोई सॉन्ग लगा लें, तो वो एंटरटेनमेंट का मीडियम हो जाएगा, ठीक है। तो हम डिफरेंट तरीके से इन मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. मास मीडिया कितना आपने नाम सुना होगा। मास मीडिया का कोर्स भी होता है। तो मास मीडिया क्यों कहते हैं इन चीज़ों को? देखो, जो न्यूज़पेपर हैं, रेडियो है और टेलीविज़न है, तो जब न्यूज़पेपर सुबह प्रिंट होकर के पहुंचता है तो कितने नंबर ऑफ लोगों तक पहुंचता है? रेडियो से कोई खबर अगर बोली जाती है तो कितने नंबर ऑफ लोगों तक बोली जाती है? और टेलीविज़न से जब सैटेलाइट के थ्रू टेलीविज़न पे कोई खबर आती है तो कितने सैकड़ों लाखों लोग देखते हैं। यानी कि इन माध्यमों का प्रयोग करके हम एक मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इनको हम कहते हैं मास मीडिया। इसीलिए क्या क्या कहते हैं इनको? मास मीडिया, ताकि हम एक मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तक हम पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। ऑब्वियसली हम सैटेलाइट्स के पता नहीं क्या हो गया, सैटेलाइट्स के थ्रू ही हम टेलीविज़न पे हम चीज़ें देख पाते हैं ना। तो सैटेलाइट्स ने कम्युनिकेशन को और फास्ट कर दिया है। सैटेलाइट्स have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast and disaster warning। तो ये सारी चीज़ें हम सैटेलाइट्स के थ्रू कर पाए हैं। नो, सैटेलाइट्स के थ्रू हम हर जगह की लोकेशन अच्छे से देख पाते हैं। जैसे जंगलों के बीच में हम, अगर बहुत घना जंगल है, उसके बीच में जाना पॉसिबल है क्या? उसके बीच में जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम सैटेलाइट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें करते हैं, तो इससे हमें हर जगह की जानकारी मिल जाती है। और सैटेलाइट्स के थ्रू हम वेदर फोरकास्ट भी करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना कि हाँ, कल जो है कि कितना वेदर रहेगा, 35 डिग्री टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा, कल बारिश होगी। ये सारी चीज़ें क्या है?
कैसे हो पा रही है, सैटेलाइट के थ्रू हो पा रही है। और डिज़ास्टर वार्निंग, जैसे सुनामी आने वाली होती है तो पहले ना 2-3 घंटे पहले वार्निंग हो 1-2 दिन पहले वार्निंग हो जाती है, वो एरिया एकदम खाली करा लिया जाता है, होता है ना। तो ये सारी चीज़ें। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड ईमेल्स थ्रू इंटरनेट, हम सभी करते हैं, हम सभी ईमेल्स का यूज़ करते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस थ्रू सेलुलर फ़ोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे, जो कि आपके हमारे हर किसी के आज हाथों में होता है। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन का मीडियम ही तो है ना। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विथ वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट हैज़ ऑल्सो मेक आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल। ऑब्वियसली इंटरनेट ने हमारी लाइफ को एक वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन तक तो पहुँचाया ही पहुँचाया। जस्ट अ मिनट। इंटरनेट ने हमें जो है कि वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन तक कनेक्ट किया, पूरी दुनिया भर में हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, और साथ साथ हमारी लाइफ को कंफर्टेबल भी कर दिया है। कंफर्टेबल कर दिया है कि नहीं, कहीं हमें जाना होता है तो सिंपली हम अपना गूगल मैप ऑन करते हैं, डायरेक्शन सर्च करते हैं और उस पर चले जाते हैं, ठीक है, आराम से चले जाते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो ये क्या है, हमारी लाइफ को ईजी करना ईजी करना, कंफर्टेबल करना। Now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas and hotels sitting at home. Obviously ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं, और इवन जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर भी हम अपने घर बैठ के मंगा लेते हैं। पहले तो मन करता था तो जाके खाना पड़ता था, तो घर बैठ के हमारा सारा काम हो रहा है, हमारी सारी ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं इस कोरोना एरा में। तो ये सब किसने पॉसिबल किया, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने ही पॉसिबल किया है, ठीक है ना। विद दिस काइंड नेक्स्ट लाइन कहाँ पे है with this kind of internet connectivity of people, services and institutions across the world, we are a large global society. Obviously इंटरनेट के थ्रू हम लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को, एक सर्विसेज को, इंस्टीट्यूशंस को अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अराउंड हम जोड़ सकते हैं। अगर आज मैं यहाँ इंडिया में बैठ कर कोई एक बिज़नेस शुरू करती हूँ, मैं वहाँ पे यूएसए के लोगों को जोड़ सकती हूँ, मैं चाहूँ उसमें रशिया के लोगों को जोड़ सकती हूँ, मैं चाहूँ वहाँ ब्राज़ील के लोगों को जोड़ सकती हूँ। तो सबको जोड़ करके हम एक कनेक्टिविटी तैयार कर सकते हैं। हम जो है कि हम मान लो मैंने कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला, तो हम एक यहाँ अलग अलग देशों में बैठ करके एक सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो एक साथ हमें कौन जोड़ पा रहा है, ये इंटरनेट की कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट जोड़ पा रहे हैं और हमें एक ग्लोबल सोसाइटी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था चैप्टर, और हम क्वेश्चन आंसर जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं देख लेते हैं। क्या है, विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन का कौन सा मीन नहीं है। टेलीफोन, बुक्स, केबल। टेलीफोन ऑब्वियसली कम्युनिकेशन करते हैं हम टेलीफोन के थ्रू। बुक्स ऑब्वियसली बुक्स कम्युनिकेशन का मीडियम है भाई। मैंने कोई अपनी बात है, मुझे कोई कहना है, अपनी कोई फ़िलॉसफी कहनी है, तो मैंने एक बुक लिख दी। अब वो बुक मार्केट में जाएगी, लोग लेंगे, सब पढ़ेंगे, तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। मेरे थॉट्स, कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, एक पर्सन के थॉट्स को दूसरे पर्सन के थॉट्स तक पहुंचाना इज़ द कम्युनिकेशन। तो बुक्स डेफिनेटली कम्युनिकेशन का मीडियम है, बट टेबल इज़ नॉट द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। तो अंडरग्राउंड वाली हमने कौन सी देखी थी, फ्लाई ओवर। फ्लाई ये तो उड़ रही है भाई, ये तो अपर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये उठा हुआ स्ट्रक्चर है। एक्सप्रेसवेज भी नहीं है। एक्सप्रेसवेज क्या होते हैं बेसिकली, जैसे कि हम वो देखते हैं ना, क्या बोलते हैं, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि एक्सप्रेसवेज उसी का सुधरा हुआ रूप है, उसी का मॉडरेट रूप है। हाईवेज होते हैं ना, सेम एक्सप्रेसवेज, उसमें लेन्स वगैरह होती हैं, तो इसमें ज़्यादा लेन्स होती हैं। सबवेज इज़ द राइट आंसर। हमने देखा था ना, जो मतलब कि अंडरग्राउंड होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सबवेज बोलते हैं। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट सूटेबल टू रीच एन आईलैंड। आईलैंड पे पहुंचना है तो हम कहाँ कैसे जाएंगे, शिप से, ट्रेन से कि कार से। कार पानी में चलाते हुए जाओगे कि ट्रेन पानी में चलाते जाओगे, हम ऑब्वियसली शिप यूज़ करेंगे। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड क्या है, एक भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, दैट इज़ आइलैंड, तो हम ऑब्वियसली शिप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच व्हीकल डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। साइकिल, बस, एरोप्लेन। ऑब्वियसली साइकिल, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। मैचिंग देख लेते हैं। इंटरनेट को किससे मैच करेंगे, तो इंटरनेट क्या है, अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। केनाल रूट, फिर अर्बन एरियाज वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होते हैं, जो हाउसेस बहुत ही पास बने होते हैं, क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेस। और
कैनाल रूट एक इनलैंड वाटर वे है, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर था जो कि आज हमने ख़त्म कर दिया। इसके पहले का पार्ट जो कि प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत टाइम बाद में ये कंटिन्यू कर पाई, बीच में डिफरेंट चीज़ें स्टार्ट हो गई। बाय द वे, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। जय हिंद।